हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और ये जो चैप्टर है इसका नाम है वनस्पति विज्ञान या वनस्पति जगत। चैप्टर 3। ये जो वनस्पति जगत है इसी को प्लांटी जगत कह सकते हैं और इसी को पादप जगत भी कहते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये जो पादप हैं ये इनके अंदर उपस्थित लक्षणों के आधार पर इन पादपों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होते हैं शैवाल। शैवालों से कुछ विकसित जो पादप समूह होता है वो है ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से विकसित टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा से विकसित जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, और पूर्ण विकसित पादप समुदाय जो है वो है एंजियोस्पर्म, जिनको हम कहते हैं पुष्पीय पादप या आवृतबीजी पादप। तो यहां हम सबसे पहले शैवालों के बारे में पढ़ रहे हैं। शैवाल, देखिए ये जो शैवाल होते हैं इनको एल्गी के नाम से जाना जाता है। एल्गी अर्थात ये एल्गी जो है एक प्रकार से काई की तरह, काई होती है पानी के अंदर, जो काई होती है वो क्या है, शैवाल होती है। और इन शैवालों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। एक तो इनकी आकार आकृति में भिन्नता होती है और साथ में इनके अंदर उपस्थित जो वर्णक होते हैं उन वर्णकों के आधार पर इनके रंग भी थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ शैवालों को हरे शैवाल कहा जाता है, कुछ को लाल शैवाल, किसी को भूरे शैवाल, यानी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए यहां कुछ शैवालों के बारे में आप देखिए कि देखिए ये कुछ शैवाल हैं जिनकी आकृति इस तरह की दिखाई देती है। देखिए ये तंतु रूपी संरचना के रूप में है, ये एकल रूप में है, ये इस तरह से बने हुए हैं, ये 2-2 कोष की संरचना के रूप में बने हुए हैं। ये लाल शैवाल हैं, ठीक है, ये हरे शैवाल है, कुछ भूरे शैवाल हैं। तो ये देखिए अलग अलग तरीके के आपको चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है, शैवालों के विभिन्न प्रकार हैं जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अर्थात इन शैवालों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। अब देखिए इनको अगर हम दूसरे रूप में देखें तो ये यहां देखिए ये भी शैवाल है। देखिए ये रेड एल्गी लाल शैवाल हैं, ये ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल हैं, और ये ग्रीन यानी हरे शैवाल हैं। अब देखिए विविध प्रकार के ये शैवाल आपको चित्र में दिख रहे हैं और इनकी आकृति देखिए, लेकिन इनमें हल्का हरापन तो सब में है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए की उपस्थिति होती है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम होते हैं। और भी देखिए इसके अलावा हम देख सकते हैं इनके विविध रूपों को। देखिए इनको अगर हम हाथ से बना करके देखें कि इनकी आकृति कैसी होती है तो देखिए यहां देखिए देखिए
ये क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लोरेला है, ये कार्सेरियम है। यानी इस तरह से ये अलग अलग प्रकार के क्या है, सभी शैवाल हैं। तो आप इनको जब भी कभी शैवालों के बारे में देखना चाहते हैं तो ये ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के शैवाल हो, एक ही रूप में दिखाई देते हो, इनकी अंदर बहुत ज्यादा विविधता जो है वो दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि इन शैवालों की विशेषता क्या है। देखिए, ये जो शैवाल होते हैं ये जलीय आवास में रहते हैं। सबसे पहली बात तो जलीय आवास। इस बात का अर्थ यह है कि ये जल में रहने वाले होते हैं, क्योंकि इनके जीवन की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जैसे ये गमन करते हैं या इनमें लैंगिक जनन होता है, तो उन सब चीजों के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इनको जल जैसा, यानी कह सकते हैं जलीय आवास में रहना आवश्यक होता है। अब देखिए, जलीय आवास दो तरह के होते हैं, एक तो अलवणीय जल और लवणीय जल। तो ये दोनों प्रकार के जलों में पाए जाने वाले होते हैं। साथ में नमी युक्त जो चट्टानें होती हैं, जैसे हमने कल भी कहा था कि जहां फिसलन होती है तो वो चट्टानों पर किसके कारण होती है, शैवालों के कारण। तो नमी युक्त चट्टानों पर भी ये रहते हैं। इसके अलावा ये जैसे कोई मिट्टी है और वहां पानी काफी दिन से भरा हुआ है, यानी एक तरह से गीली मिट्टी है, तो वहां पर भी ये शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं। यही कारण होता है कि जहां गीलापन रहता है कई दिनों तक, तो वहां चिकनापन सा हो जाता है, और वो किसके कारण होता है, शैवालों के कारण हो जाता है। इनका जो शरीर है, शरीर थैलस नुमा, जिसको हम कहते हैं सूकाय। इनका शरीर जो होता है वो बहुत ही सरल संरचना के रूप में होता है, जिसमें इनके शरीर में न जड़ होती है, न तना है, न पत्ती है, बल्कि एक छोटी सी हरे रंग की तंतु रूपी या चपटी संरचना के रूप में इनका शरीर रहता है। तो ये बहुत ही सरल संरचना वाले होते हैं। अब देखिए, इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो एक कोष के हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, अभी हमने चित्र देखा क्लेमाइड, तो इसमें एक कोष के, लेकिन ज्यादातर ये बहुकोष के होते हैं। और स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, यानी कई प्रकार के कई प्रकार के जो शैवाल है वो ये होते हैं। अब देखिए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ये पादपों में इनको शामिल इसीलिए किया गया है मेनली कि इनकी जो कोशिका होती है उस कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति होती है, और ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है, और साथ में इसमें पैक्टिन है, हेमीसेलुलोज है, आदि पदार्थों का जमाव भी हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ये किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। हरित लवक की उपस्थिति, ये जो शैवाल होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है, और इस हरित लवक की आकृति भी विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कि एक कवक है क्लेमाइडोमोनास, एक शैवाल है क्लेमाइडोमोनास, उसके अंदर हरित लवक की जो आकृति है वो प्यालेनुमा संरचना के रूप में होती है, जैसा कि हमने कल चित्र भी बनाया था। इसी प्रकार से एक शैवाल है स्पाइरोगायरा, उसके अंदर हरित लवक की आकृति फीते के या रिबन के समान होती है। इसी प्रकार से एक शैवाल होता है यूलोथ्रिक्स, उसके अंदर कॉलर या मेघला के समान आकृति के रूप में हरित लवक रहता है। तो हरित लवक का पाया जाना और विभिन्न प्रकार की आकृतियों का होना, यह शैवालों की विशेषता होती है। और इस हरित लवक के पाए जाने के कारण
इन शैवालों में यानी सभी शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये सब कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। अब देखिए इनके अंदर पर्णहरित यानी हरित लवक तो है ही है, इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, वर्णक होते हैं यानी विभिन्न प्रकार के वर्णकों की उपस्थिति। देखिए इनके अंदर क्लोरोफिल ए के अलावा विभिन्न प्रकार के वर्णक और भी पाए जाते हैं जिनके कारण इनका विशेष रंग होता है। जैसे एक होता है जेंथोफिल, इसके अलावा आर फाइकोइरिथ्रिन, इसके अलावा इसके अंदर एक होता है साइनो यानी इसके अलावा फाइकोजेंथिन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल, इस तरह से कई प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं और इन वर्णकों की उपस्थिति के कारण इनके अंदर क्या होता है? विशेष रंग होते हैं। संचित भोजन स्टार्च के रूप में, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें जो भोजन का निर्माण होता है भोज्य पदार्थों का, उस भोज्य पदार्थ को स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में संचित अवस्था में रखा जाता है और इनके विभिन्न रूप बन जाते हैं, जैसे पायरिनोइड्स बन जाता है, इस तरह से इनके नए नाम बन जाते हैं। अब देखिए जनन, अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से इनमें देखिए जनन की जो प्रक्रिया होती है ये अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। यहां इनके जनन के अंदर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है कि अलग अलग प्रजाति के जनन की तरीका या उनके अंदर बनने वाली संरचनाएं जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अब देखिए यहां आप यहां तक की चीजों को नोट कर सकते हैं। अब आता है देखिए अलैंगिक जनन। ये जनन का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक ही जीव से नए जीव बन जाते हैं और इसमें कोई युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ना कोई युग्मकों का आपस में संयोजन, निषेचन आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। अब देखिए ये अलैंगिक जनन जो होता है ये इसको कायिक जनन भी कह सकते हैं। एक तो विखंडन के द्वारा होता है, विखंडन द्वारा, यानी कुछ शैवाल ऐसे होते हैं तंतु रूपी संरचना के रूप में, तो उनका तंतु बीच में से टूट जाता है, तो टूटा हुआ हिस्सा जो है वो एक नए शैवाल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी एक संतति शैवाल बन जाता है। दूसरा है इसमें चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु का मतलब होता है कि इन शैवालों में कुछ ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं जिनके अंदर कंसाविकाओं की उपस्थिति होती है। जैसे इस तरह की संरचना बन गई है, ये इसमें एक केंद्रक है और यहां इसमें ये कंसाविका है। तो इस तरह के जो बीजाणु होते हैं जिनमें कंसाविकाएं पाई जाती है तो वो कहलाते हैं चल बीजाणु। तो उनके द्वारा भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। एक होते हैं अचल बीजाणु, एप्लानोस्पर्म, अचल बीजाणु।
इनमें क्या होता है कि ये गोल संरचना के होते हैं और इनमें कंसाविकाओं की उपस्थिति नहीं होती है। तो ये सब अलैंगिक जनन के तरीके हैं जो कि अलग अलग जीवों के अलग अलग होते हैं। आगे हम बताएंगे अलग अलग उदाहरणों के लेकर के कि किसमें किस तरह का अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम बात करें लैंगिक जनन की। देखिए लैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन तो जब होता है जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जब जलाशय के अंदर पानी पर्याप्त होता है, पोषण पर्याप्त मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शैवालों में अलैंगिक जनन तेजी से होकर के बहुत जल्दी पूरे जलाशय में शैवाल वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन जब पानी के अंदर या कह सकते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, जल की पूर्ति नहीं होती है, या तापमान ज्यादा है, या उस जल के अंदर रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति है, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर अलैंगिक जनन कम होगा, लैंगिक जनन जो है वो अधिक होगा। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको, लैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन की विशेषता होती है कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक आपस में संयोजन करते हैं। तो इसमें लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी प्रकार का भी होता है, समयुग्मकी। इसमें क्या होता है कि जो जनन में भाग लेने वाले युग्मक होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, आकार आकृति में भी और व्यवहार में भी। तो ये तो होता है समयुग्मकी। और दूसरा होता है असमयुग्मकी। इसमें क्या होता है, एक छोटा और दूसरा बहुत बड़ा होता है। यह समयुग्मकी। तीसरा होता है विषम युग्मकी। इसमें क्या होता है कि एक नर युग्मक तो इस तरह का है, जो कि कंसाविका युक्त है, और मादा युग्मक जो है वो गोलाकार है। तो इस तरह से ये आगे भी कई बार आएगा कि जब दोनों युग्मक एक जैसी साइज के होते हैं, एक जैसे व्यवहार के होते हैं, तो उसको समयुग्मकी कहते हैं। जब एक छोटा एक बड़ा होता है तो उसको असमयुग्मकी कहते हैं। और जब दोनों में संरचना में भिन्नता होती है तो उसको कहते हैं विषम युग्मकी कहते हैं। अब आता है तो तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवालों के अंदर। अगला है कि ये जो शैवाल होते हैं इनके शरीर की जो कोशिका होती है वो अगुणित होती है, अर्थात इनका मुख्य शरीर जो होता है ये युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है। शैवाल का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद, जिसको हम कहते हैं अगुणित, युग्मकोद्भिद अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? युग्मकोद, यानी इसकी जीवन की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो अगुणित अवस्था होती हैं। केवल ये जब निषेचन होता है तो कुछ समय के लिए द्विगुणित अवस्था यानी बीजाणुद्भिद अवस्था आती है और वापस फिर क्या हो जाती है? युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाती है। तो ये तो थी शैवालों की सामान्य विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कि ये जो शैवाल होते हैं इनमें जो भिन्नता पाई जाती है उसके आधार पर इन शैवालों को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, और वो भी मुख्य रूप से किस आधार पर? इनके अंदर उपस्थित वर्णकों के आधार पर, इसके अलावा संचित इनके अंदर भोज्य पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, और लैंगिक जनन की संरचनाओं के आधार पर। तो ये अब हम करेंगे शैवालों का वर्गीकरण।
इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी देखिए यहां हम हर चीज को आगे बढ़ रहे हैं कि भाई इसमें से कितने प्रकार हैं। वैसे तो ये जो वर्गीकरण है ये समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने तरीके से दिया गया, लेकिन मुख्य रूप से इन शैवालों को 3 प्रकारों में बांटा गया है और वो 3 ही प्रकार हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिखाए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हरे शैवाल, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा कह सकते हैं। ये होते हैं हरे शैवाल, हरे शैवाल। जैसा कि अभी चित्र में हमने बताया था कि 3 तरह। दूसरे होते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी, इनको कहा जाता है भूरे शैवाल। ये भूरे होते हैं क्योंकि इनके अंदर वर्णक इसी तरह से पाए जाते हैं, जेंथोफिल वगैरह। तीसरे होते हैं रॉडोफाइसी, इनको कहा जाता है लाल शैवाल, रेड एल्गी। तो इस तरह से देखिए 3 तरह के यानी 3 वर्गों में बांटा गया है शैवालों को। क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल, दूसरे फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल और तीसरे रॉडोफाइसी यानी लाल शैवाल। अब देखिए यहां आपको हमने ये चित्र बताया था, देखिए ये चित्र आप देखें, इसमें थोड़ा सा ये ऊपर के जो है लाल शैवाल हैं, ये लाल हैं और ये हरे शैवाल, ये जो भूरे शैवाल हैं और ये कैसे हरे शैवाल हैं। तो ये तीनों अलग अलग समूह हैं और ये तीनों में कुछ अपनी अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो कल हम इसका तीनों प्रकारों के अंदर क्या क्या विशेषता होती है, यानी लाल शैवाल कैसे होते हैं, इनकी क्या उदाहरण है, कौन कौन से शैवाल इस श्रेणी में रखे गए हैं। सबसे ज्यादा जिस तरह के होते हैं वो क्लोरोफाइसी वर्ग के होते हैं, जिनको हम हरे शैवाल कहते हैं, और एक होते हैं फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। तो तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप लोग इनको एक बार फिर दोबारा से अच्छी तरह से समझना, पढ़ना, और कल हम इनका अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं, यानी एक तरह से इन तीनों के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, आप अच्छे से घर रहिए और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।